हेलो स्टूडेंट, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आप जो है इससे पहले 33 क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 34वां क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक और जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपका चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या जो है आपका पॉलिटेक्निक हो, तो किसी भी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन को पुटअप किया जा सकता है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो अगर वीडियो में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। चलिए आगे हम देखते हैं। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मतलब चीनी का जो होता है, गन्ने का रंग जो होता है, रस को, जैसे गुड़ बनता है, गुड़ का रंग थोड़ा सा रेड हो जाता है, उसे रंगहीन मतलब कोई कलर ना रहे तो उसमें क्या डाला जाता है, ये किसी को नहीं पता होता। आपको बता दिया जा रहा है जंतु चारकोल। ये एक पदार्थ होता है जो उसमें डाला जाता है और डालने के पश्चात चीनी का रंग सफ़ेद हो जाता है। 35वां क्वेश्चन, हरित लवक सहित पौधों के समूह को क्या कहते हैं। तो हरित लवक सहित पौधे के समूह को कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक। आगे 36वां क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंग के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ फिगर उसका बना दिया जाए। जैसे ये जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है जहाँ से तरंगदैर्घ्य जो है जाता है, तो इस तरंगदैर्घ्य की इस ऊंचाई को, टिप को जो है श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं। इस टिप को जो है श्रृंग कहा जाता है, इसे भी श्रृंग कहा जाता है। तो श्रृंग के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं, तो इसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा का प्रतीक कुछ इसी तरह होता है जैसे हमने ऐसे बनाया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये 10 का क्वेश्चन है। आप 10 में जाएंगे तो वहाँ बताया जाएगा, वहाँ वस्तु के कुछ रेखा होते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं कि जब वस्तु जो है अवतल दर्पण के फोकस वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो वस्तु कैसा बनेगा। तो सीधा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। सीधा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर कुछ आंसर रहेगा क्या हमारा? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के एक अपर रूप का नाम लिखिए। अभी इससे पहले भी आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। कार्बन के अपर रूप का नाम जो है वहाँ हीरा था। तो आप यहाँ ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं या बोवेन सल्फ्यूट, कार्बन 16 बोवेन सल्फ्यूट भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। समझ नहीं पाए तो समझने के लिए ये जानिए कि कोई भी ठोस वस्तु हो, अगर आप किसी भी वस्तु से उस पर टक्कर मारेंगे तो उसमें ध्वनि जो है टकराने के पश्चात जो है उसकी चाल क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा रहेगी। जबकि आप द्रव में मारेंगे तो उतना उसका चाल नहीं रहेगा, और गैस में तो एकदम उसकी चाल नहीं होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में। किसी एक ऐसे ठोस का नाम बताओ जिसमें गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है। तो एक ठोस का नाम है, उसका नाम है एल्यूमिनियम। उसका जैसे गर्म करोगे तैसे तैसे उसका जो है द्रव्यमान उसका बढ़ता जाएगा, या उसका आयतन जो है क्या होता? बढ़ता जाएगा। नंबर 42वां क्वेश्चन, सूर्य ताप किस यंत्र के से मापा जा सकता है। तो सूर्य ताप उताप मापी से नापा जाता है। सूर्य ताप उताप मापी से नापा जाता है। 43 क्वेश्चन, नंबर नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस प्रकार आती है। विकिरण द्वारा, मतलब उनके किरणों द्वारा जो है सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी आती है। सूर्य थोड़ी चल के आता है पृथ्वी पे, उनके प्रकाश जो आते हैं उसी से वहाँ क्या होती है? गर्मी आती है। 44 क्वेश्चन, तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। जो बजाते हैं तो तबला आप देखते हैं कि उस पर चोट दिया जाता है या उस पर किसी डंडे या हाथ से जो है प्रहार किया जाता है, तो उसमें जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ लिखा गया है आघात द्वारा जो है तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं, वीडियो में बने रहे। यहाँ क्वेश्चन 45 नंबर है, द्रव में ऊष्मा का संगठन कैसे होता है।
तो द्रव में ऊष्मा का संगठन चालन द्वारा होता है। जैसे जैसे उसमें जो है चलन की प्रक्रिया होगी वैसे वैसे उसमें ऊष्मा क्या होगा, उत्पन्न होगा, यहाँ पर लिखा गया है। 46 क्वेश्चन, थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं क्यों? इसका क्वथनांक अधिक होता है। क्वथनांक क्या होता है इसका? अधिक होता है। ये जल्दी जो है उबलता नहीं है, इसीलिए जो है इसे हम पारामीटर लेते हैं। और इसका जो उसमें पारा रहता है, पारा जो है संसंजन बल के कारण जो है कांच में जो है चिपकता नहीं है, और जो है इससे स्पष्ट जो है मानक का हमें पता लगता है। जैसे कभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पारा का देखने को मिलेगा, जो उनका थर्मामीटर होता है उसमें बीच में कुछ ब्लैक ब्लैक रहता है, उसी को जो क्या कहते हैं, पारा या मरकरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, दो वस्तुओं में पहली का द्रव्यमान दूसरे से अधिक है, दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, किसी वस्तु का ताप अधिक होगा। किस वस्तु का ताप अधिक होगा? तो पहली का। इसमें फिर से क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दो वस्तुओं में पहली का द्रव्यमान दूसरे से अधिक है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, ठीक है, दोनों को समान ऊष्मा दी जाती है, तो वस्तु का ताप अधिक होगा। किस वस्तु का ताप अधिक होगा? तो पहली का ताप जो है क्या होगा, अधिक होगा। जिसका द्रव्यमान अधिक रहेगा तो उसमें जो है आयतन भी या क्षेत्रफल भी उसके अधिक होंगे, तो उसका ताप भी क्या होगा, अधिक रहेगा। 48वां क्वेश्चन, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी ऊर्जा में कितने जूल होते हैं? तो कभी कभी मात्रक नापा जाता है, तो 4.18 जूल जो है एक कैलोरी में पाए जाते हैं। किसी वस्तु का ताप किससे निर्धारित होता है? वस्तुओं की स्थिति ऊर्जा से या गति ऊर्जा से? तो किसी भी वस्तु का ताप किससे निर्धारित होता है? गतिज ऊर्जा से। उसमें गति होती है तभी जो है उसका ताप निर्धारित किया जाता है कि उसमें कितने जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उसी से हमें ऊर्जा का पता चल जाता है। स्थित रहेगा तब कहाँ से ऊर्जा का पता चलेगा। 50 नंबर क्वेश्चन, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो एलपीजी गैस जो हम घरों में उपयोग करते हैं उसे एलपीजी गैस कहते हैं, तो उसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में किसकी अधिकता के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो उसकी अधिकता के कारण जो होता है मधुमेह रोग हो जाता है। हाइड्रोजन किससे बने होते हैं? तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन और कार्बन से बने, हाइड्रोकार्बन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं, मतलब CH4 CH3 जो भी बने होते हैं तो किससे बने होते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। जैसे ये है हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर हम लिखे हैं मीथेन का सूत्र लिखे हैं CH4, तो इसमें देखिए कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम बताइए? तो मेथेन और एथेन। देखिए यहाँ संतृप्त हैं, ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनकी वैलेंसी या संयोजकता जिसे कहते हैं सब सिंगल बॉन्ड द्वारा ऐसे पूरे हों, ठीक है, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मेथेन और एथेन जो होते हैं उसके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। मेथेन में एक कार्बन होता है, एथेन में दो कार्बन होते हैं, और इन सब की संयोजकता जो है सिंगल बंध द्वारा ऐसे पूरी होती है, तो इन्हें जो है इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नंबर 54 वाला क्वेश्चन, प्राकृतिक में कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है? तो प्राकृतिक में कार्बन मुक्त अवस्था एवं मुक्त अवस्था में व यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। चाहे वो जो है कार्बन मुक्त अवस्था में भी हो सकते हैं, यौगिक के रूप में भी हो सकते हैं। मुक्त अवस्था मतलब स्वतंत्र हो सकते हैं, या यौगिक मतलब CH4 CH3 जैसे इससे पहले आप देखें भी लिखा गया था, तो वैसे भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक में कार्बन किस अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था या यौगिक, दोनों में पाए जा सकते हैं। 55 क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? तो बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब ईंधन आर्द्र है, मतलब ईंधन संतृप्त ईंधन नहीं है, वो ईंधन आर्द्र है, वो सही से जल नहीं पा रहा है, इसीलिए जो है बर्तन की तली क्या हो रही है, बर्तन की तली काली हो रही है। आर्द्र मतलब ईंधन में नमी है, वो सही से रूप से जल नहीं पा रहा है, इसीलिए उसकी तली जो है क्या काली पड़ रही। नंबर 56 क्वेश्चन, खान व खनिज अधिनियम कब पारित हुआ था? खनन व खनिज अधिनियम, यहाँ पढ़े खान ही लिखा, यहाँ खनन होना चाहिए था। खनन व खनिज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1948 में जब जो है अपना देश आज़ाद हुआ था, जब नियम बन रहे थे तभी ये भी पारित हो गया था। किस प्रकार स्रोत में उपछाया नहीं बनती है?
तो बिंदु प्रकाश स्रोत में उपछाया नहीं बनती है। तो जो प्रकाश बिंदु के रूप में रहता है या कोई पॉइंट के रूप में रहता है उसकी छाया नहीं बनती। आप कहीं डॉट पॉइंट रखिए, उस पर प्रकाश मारिए तो वो जो है कोई छाया नहीं बनेगी उसकी। 58 क्वेश्चन, वह पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है क्या कहलाते हैं? अल्प पारदर्शक। आंशिक रूप से जो है निर्गत होते हैं तो वह अल्प पारदर्शक कहलाते हैं या अल्प पारदर्शक पदार्थ होते हैं। जैसे हम जो है कोई पेपर लें, पेपर पे हम तेल या कोई जो है गाढ़ा पदार्थ लगा दें और प्रकाश को मारें तो प्रकाश पूरा पार नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकाश को ही हम क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शक। क्वेश्चन नंबर 59, भोजन संरक्षण करने की किन्हीं दो विधियों के नाम बताइए? तो शीतलन विधि और निर्जलीकरण विधि। तो भोजन संरक्षण की ये दो विधि है, शीतलन विधि और निर्जलीकरण विधि। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें तथा चैनल को शेयर करें। 60 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण आप जो है, आपको अवतल दर्पण का फिगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो अवतल दर्पण, चलिए आगे आपको बताया जा रहा है। अवतल दर्पण फिगर दे दिया जाएगा आपको। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो अवतल दर्पण की गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इससे पहले आप जो है स्कूल में पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो स्ट्रीट लाइट में, श्रृंगार दर्पण में। आप देखते होंगे कि गाड़ी के जो हेडलाइट में लगा रहता है वो जो है अवतल दर्पण होता है, जबकि स्ट्रीट लाइट में या श्रृंगार दर्पण में जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इन धनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो आप देखे होंगे कि जो बादलों में बनते हैं धनुष, इसी को इंद्रधनुष या रेनबो भी कहा जाता है। तो इसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इन धनुष के किनारों पर कौन से रंग होते हैं? तो किनारों पर, दोनों किनारों पर ये लैम्डा के तरंगदैर्घ्य के कारण जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है बैंगनी और लाल रंग जो है दोनों किनारों पे पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर बैंगनी रंग होता है और सबसे नीचे जो है लाल रंग होता है। 64 क्वेश्चन, जल से भरे पात्र में पड़ा सिक्का उठा हुआ नजर आता है क्यों? ये अपवर्तन के कारण होता है कि जल से भरे हुए पात्र में अगर हम कोई सिक्का डालते हैं तो हमें उठा हुआ दिखाई देता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे कि हम एक पात्र में अगर कोई पेंसिल डाल दें तो पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है, जबकि पेंसिल सीधा होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ये जो है प्रकीर्णन के कारण होता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? जो प्रकाश आते हैं और टकराने के पश्चात वापस जाते हैं, वापस जाने के पश्चात हमें दिखाई देते हैं। तो ये 3 पृथ्वी पे पानी अधिक मात्रा में होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और जो है नीला रंग ही हमें आकाश पे दिखाई देते हैं। जबकि आकाश से हम अंतरिक्ष को देखेंगे तो हमें अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आकाश से अंतरिक्ष देखने पर हमें अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष जो है हमें कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, जबकि हम पृथ्वी से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसी पे अब हम समाप्त करते हैं, अब अगले वीडियो में बनते हैं।